नमस्कार। डिजाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे है, यानी विश्व निश्चेतना दिवस। हम सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस ऑपरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर्जन के अलावा, वो होता है हमारा एनेस्थेसिस्ट, हमारा एनेस्थेसिया विभाग, जो ये तय करता है कि जो पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना है वह कितनी देर तक बेहोश रहेगा, उसे कैसे बेहोश किया जा सकेगा और फिर उसे शनै शनै किस तरह से होश में लाया जाएगा। तो जितना महत्वपूर्ण आपका सर्जन है, जितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन करने वाला है, लगभग उतना ही, या मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको बेहोश करने वाला और बेहोश करने के बाद होश में लाने वाला। अक्सर ये कहा जाता है कि एनेस्थेसिया का डोज अधिक हो जाने के कारण या एनेस्थेसिया की लापरवाही के कारण ऑपरेशन बिगड़ गया और मरीज ऑपरेशन की टेबल पर ही रह गया। इससे ही आप समझ सकते हैं कि एनेस्थेसिया कितना महत्वपूर्ण विभाग है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर एमवाई के हेड, महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज के हेड डॉक्टर के अरोड़ा। आप 35 वर्षों से एनेस्थेसिया विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर एनेस्थेसिस्ट के रूप में आपकी ख्याति है। डॉक्टर अरोड़ा, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये एनेस्थेसिया डे जो आप मना रहे हैं आज 16 अक्टूबर को, इसका इतिहास जानना चाहता हूँ। 1846 से लेकर आज तक का। इसमें 16 अक्टूबर 1846 को पहली बार एनेस्थीसिया दिया गया WTG मार्टन द्वारा। उस टाइम ईथर के द्वारा मरीज को बेहोश किया गया और उसके जबड़े के नीचे एक ट्यूमर था, वो निकाला गया। उसके पहले जो एनेस्थीसिया देने की विधि थी वो साइंटिफिक नहीं थी। जो फर्स्ट साइंटिफिक विधि से एनेस्थीसिया दिया गया वो 16 अक्टूबर को दिया गया और उसके बाद में एनेस्थीसिया का डेवलपमेंट होता गया और आज एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है, काफ़ी सेफ है और जो भी सर्जरी होती है वो अपनी एनेस्थीसिया के द्वारा संपन्न होती है। सर, एनेस्थेसिया कितने तरीके से दिया जाता है? एनेस्थीसिया सामान्यतः 3 तरह का दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें कि मरीज का एक हिस्सा सुन किया जाता है, जहाँ पर ऑपरेशन होना है। हाँ, जहाँ ऑपरेशन होना है, जैसे स्पाइनल या एपिड्यूरल, पेट का ऑपरेशन, पेट के नीचे के हिस्से का ऑपरेशन है या पैरों का ऑपरेशन है, तो वो स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है, किया जाता है। उसको रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया के उतना ही एरिया सुन कर दिया, कोई उंगली का ऑपरेशन है या कोई पर्टिकुलर उसका है, तो उसको लोकल एनेस्थीसिया। सर, ये जो कमर का आप जिक्र कर रहे थे, कमर के अंदर इंजेक्शन लगा के आप देते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि कमर दर्द रहने लगा या सुन्न चपड़ जाता है, लकवा जैसा महसूस होता है। क्या ये सच्चाई है या ये भ्रम है? नहीं, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो एक बारीक सी सुई के द्वारा दिया जाता है और वो उतना ही जैसा एक दूसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है वैसे ही होता है। ये एक तरह की भ्रांति हैगी, एक मिथ हैगी कि स्पाइनल दिया था और वो उसकी वजह से बाद में ये बेकेक है, जबकि बेकेक के और दूसरे रीजन है, उस वजह से बेकेक। नहीं, बेकेक के तो बहुत सारे रीजन होते हैं, आपका बैठने का तरीका, आपका पोस्चर, आपका काम करने के कारण। लेकिन जो कमर में आपने जो सुई लगाई है, वो उसकी वजह से? उसकी वजह से नहीं। घंटे 2 घंटे दर्द रह सकता है, ज्यादा नहीं। नहीं, घंटे 2 घंटे तो सुन रहेगा, उसके बाद में जो असर जाएगा, तो जितना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का पेन रहता है, जैसे 12 घंटे 24 घंटे, बस उतना, उसके अलावा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अक्सर ये मैंने सुना, बहुत सारे ऑपरेशन फेल हुए और ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज रह गया जी, और कहा गया कि बस वो उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि सॉरी, हम उनको बचा नहीं पाए। उसमें अक्सर ये बात आती है कि आपके लोगों की लापरवाही सामने आती है कि आप ओवरडोज दे देते हैं या आप हैंडल नहीं कर पाते, मरीज कमज़ोर होता है, तो उसको, तो कितना इसमें एनेस्थीसिया जिम्मेदार माना जाता है? नहीं, इसमें ये सच्चाई नहीं है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज। एनेस्थीसिया हमेशा क्या है, आज के डे में एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ है और उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके डोज दी जाती है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या मरीज की मृत्यु होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें जो प्राइमरी कारण होता है कि भाई
मरीज की हालत क्या है, मरीज को कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, लंग की डिजीज़ तो नहीं है, या उसको और उसकी प्री ऑपरेटिव कंडीशन कैसी है। इसके अलावा भी और दूसरे रीज़न हो सकते हैं, पर ये जो कहा जाता है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज की वजह से, इसमें सच्चाई नहीं। कि कई बार सर्जन भी हाँ, जो जी। आपके पेशे के होते हैं, आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जी। आप दोनों की एक टीम होती है, सर्जन की और एनेस्थेसिस्ट की, लेकिन वो बाद में यही कहते हैं कि वो भाई नहीं, मेरा पार्ट तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब वो पता नहीं क्यों एनेस्थेसिया कहाँ ज़्यादा हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गई, इस तरह का वो इशारों में समझा देते हैं कि इसके लिए कल्पित अगर कोई है तो एनेस्थेसिया है। नहीं, ये इसमें सच्चाई नहीं है कि ये एक ऑपरेशन जो होता है वो एक टीम के उसमें किया जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से हो सकती है। उसमें प्राइमरी तो मरीज की कंडीशन है कि उसको यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज का ऐसा कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे हम जब ऑपरेशन कराते हैं, कोई भी आदमी ऑपरेशन कराता है, एक डरा हुआ तो रहता ही है वो, जी। और वो जिससे ऑपरेशन करा रहा है उस डॉक्टर के बारे में बहुत सारी बात करता है। डॉक्टर भी ऑपरेशन के पहले उससे कई बार मिलता है, कई बार बातचीत होती है। हाँ। डॉक्टर उस ऑपरेशन की पद्धति को भी समझाता है जी। कि मैं किस तरह से दूरबीन डालूंगा, हाँ। कहाँ से दूरबीन जी। डालूंगा, कहाँ ले जाऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ पे करूंगा, कितने मिनट लगेंगे, कितना ब्लड लॉस होगा, पूरी काउंसलिंग करता है। जी। लेकिन हम एनेस्थेसिया से जो एनेस्थेसिस्ट होता है, जो उससे हम ऑपरेशन थिएटर में मिलते हैं, उसका हमारा कोई परिचय नहीं रहता। जबकि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, कि एनेस्थेसिस्ट को भी एक बार मरीज के पास आना चाहिए, वार्ड में या रूम में, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। मरीज को भी पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति मुझे बेहोश करेंगे। दोनों के बीच में एक काउंसलिंग होनी चाहिए 2-5-10 मिनट की, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। जिस तरह की आजकल कई जगह से अपना वो आता है बैंक की तरफ से, या उसकी KYC, नो योर कस्टमर, तो मेरा इसमें ये है कि KYA, नो योर एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, आपको जानने का पूरा हक है और आपको जानना चाहिए कि आपका यदि ये अमुक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो कौन सा एनेस्थेटिस्ट आपको एनेस्थीजिया देगा, कौन है ना। बेहोश करेगा? हाँ, कौन बेहोश करेगा वो है। और वो मिलना इसलिए भी ज़रूरी है, आपको बल्कि डिमांड करनी चाहिए कि मतलब उनको, हर पेशेंट को डिमांड करनी चाहिए, मुझे मिलवाइए उनसे। कि भाई मेरा एनेस्थेटिस्ट कौन होगा, कि भाई सर्जन ऑपरेशन तो आप कर रहे हैं, मेरा एनेस्थेटिस्ट कौन होगा। ये बहुत इसलिए ज़रूरी है कि आपको उसको अपनी सारी चीज़ें बतानी है, सभी बीमारियों के बारे में। यदि कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कौन कौन सी दवाई चल रही है, ये सब उसके लिए जानना ज़रूरी है। और इसमें से कौन सी दवाई कंटिन्यू करनी है, कौन सी बंद करनी है, ये एक जो जिसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, ये एज ए पार्ट ऑफ सर्जरी का वो है। और अपने एनेस्थेटिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आप उसको ये भी बता सके कि मुझे किन से ड्रग से एलर्जी है, किस ड्रग से एलर्जी मेरी परेशानियां क्या है, हाँ। या मुझे सर क्या ये भी एक मिथक है कि जो लोग शराब पीते हैं या किसी नशे के आदी होते हैं, अफीम खाते हैं, वो थोड़ा देर से बेहोश होते हैं? हाँ, इसमें ये है कि चूंकि वो ये अल्कोहल या उसमें रहते हैं, तो उसमें एनेस्थीसिया की डोज ज़्यादा लगती है ना। तो उनको बताना चाहिए पेशेंट हाँ, को, सर उनको ये बताना चाहिए डेली ड्रिंकर हूँ, या मैं इस तरह की दवाइयाँ लेता हूँ। तो ये जो ऑपरेशन के पहले जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। और उस क्या हिसाब से प्री एनेस्थेटिक चेकअप में ब्लड प्रेशर और वो जो एक MD फिजिशियन जो होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है फिट फॉर ऑपरेशन, हाँ, वो क्या है? नहीं, इसमें क्या है कि मेडिसिन वाले से हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसको कोई यदि बीमारी है तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना। फिटनेस जो ऑपरेशन की है वो एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही दी जाती है कि इस ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं, ये एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही दी जाती है। तो वो जो चेक करता है उसके बाद में ये फिटनेस दी जाती है। अच्छा, जो पेशेंट्स जो अक्सर होते हैं, जो लिवर सिरोसिस के या लीवर के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि उनका ऑपरेशन टाला जाए, क्योंकि वो अगर उनको बेहोश किया गया तो शायद वो लौट कर नहीं आएंगे। नहीं, इसमें अलग अलग कंडीशन रहती है। उसमें मरीज के क्या स्टेटस है, उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, उसके क्लिनिकल कंडीशन के आधार पे रिस्क डिसाइड की वो होती है कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है कि इस मरीज के ऑपरेशन में इतना रिस्क है। जिनका लीवर खराब रहता है उनके लिए ये कहा जाता है हाँ, कि उनको उसमें नेचुरली ऑपरेशन और एनेस्थीसिया का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उनको उस हिसाब से मतलब रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, एवं अकॉर्डिंगली उनके लिए एनेस्थीसिया चूज किया जाता है। सर, अब आदमी बेहोश हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, अब वो तो अपने होश में नहीं है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो बेहोश
करने से लेकर वापस होश में लाने तक की जिम्मेदारी आपकी, यानी जी हाँ, एनेस्थेसिस्ट बिल्कुल की है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। उसमें जो उसकी बेहोशी की ऑपरेशन सर्जन जो है वो तो अपना काम कर जी रहा हाँ। है, वो पार्ट निकाल रहा है, पार्ट जोड़ रहा है, पार्ट फिट कर रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, ब्लड को मैनेज कर रहा है, कम से कम खून बहे, उसका पूरा फोकस वहां पर है। जी। लेकिन इस दौरान नर्व्स कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर क्या है, पेशेंट की हालत क्या हो रही है, पेशेंट कोमा में तो नहीं जा रहा है, ये सब देखने की जिम्मेदारी एनेस्थेसी की ये है। तो बिल्कुल क्या कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें एनेस्थेसिया? तो इस दौरान एनेस्थीजियोलॉजिस्ट की जो एनेस्थेटिस्ट जो बेहोश कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है उसकी पूरी फिजियोलॉजी मेंटेन करने की, उसके सारे वाइटल पैरामीटर्स मेंटेन करने की, जिसमें कि पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, उसको किसी तरह का पेन नहीं हो और एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीजिया हो। इसमें हमारे जो एनेस्थीजिया सोसाइटी की एक टैगलाइन है, वी केयर व्हेन यू आर अनअवेयर। जब आप अनअवेयर रहते हैं, हम आपकी केयर करते हैं। वो केयर बहुत महत्वपूर्ण है, वो केयर बहुत क्योंकि उसी महत्वपूर्ण है। दौरान जी हाँ। ये जिम्मेदारी है कि वो पूरा जी हाँ। जितना सर्जन महत्वपूर्ण है, हाँ, उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण ये उतना ही है या सर्जन। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना एनेस्थेटिस्ट भी है। ये पेरी ऑपरेटिव क्या है? हाँ, पेरी ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के दौरान तो ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव मतलब वही प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उस टाइम पे उसकी पूरी कंडीशन को असेस करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना कि ये दवाइयाँ कंटिन्यू करना है, ये इनको दवाइयों को बंद करना है, प्लस आपको ऑपरेशन के 4 घंटे पहले 6 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। ये प्री ऑपरेटिव पीरियड में आ जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में तो पूरा ध्यान, पूरा वाइटल्स, जो पूरी फिजियोलॉजी मेंटेन करना है, वो जिम्मेदारी तो है ही। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी जो उसका पेन मैनेजमेंट है, उसका ऑक्सीजनेशन, और यदि किसी मरीज को इलेक्टिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ मरीज को यदि उस टाइम पे हमको लगता है कि जैसे एनेस्थीसिया प्रोलॉन्ग हुआ है और इसको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में 6 घंटे या 12 घंटे वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी जो होती है वो एनेस्थेटिस्ट द्वारा दी जाती है। तो प्री, इंट्रा एंड पोस्ट दैट बिकम्स पेरी ऑपरेटिव। तो इसीलिए एनेस्थेटिस्ट को पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन भी बोलते हैं। सर, ये जो ये कहा जाता है जब ऑपरेशन होता है कि आप सुबह 6 बजे से या रात के, अब इनको 12 बजे के बाद पानी मत दीजिएगा, आखिरी बार इनको 8 बजे खाना खिला दीजिएगा, 10-12 बजे पानी पिला दीजिएगा, फिर पानी मत दीजिएगा, खाली पेट रखिएगा। और कभी कभी पेशेंट ध्यान नहीं रखता तो फिर वॉमिट होती है, उसको वॉमिट सेंसेशन होती है। ये क्या कारण है कि उल्टियाँ होने लगती हैं? और बाद में भी कहा जाता है ऑपरेशन होने के बाद भी 6-8 घंटे तक उसको कहा जाता है कि पानी मत दो, सिर्फ ओठ पे गीले कर दो, या वो भी मत करो। और वो पेशेंट जो होता है वो कराते कराते सिर्फ एक ही मांग करता है कि मुझे पानी पिला दो। इसमें ये है कि जब बेहोश पूरा किया जाता है, उस टाइम पे जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो हो जाते हैं, तो वॉमिटिंग हो सकती है। और वो जो वॉमिटिंग है या जो भी खाया पिया है वो मटेरियल लंग में जा सकता है, निमोनिया कर सकता है। इसलिए मरीज को 6 घंटे पहले, नॉर्मली 6 घंटे पहले खाने के लिए मना करते हैं। आपकी दवाई की वजह से होती है? नहीं, वो दवाई की वजह से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है कि जो रिफ्लेक्सेस वो हुए हैं, तो इसलिए 6 घंटे पहले मरीज को बोला जाता है कि कुछ भी खाए पिए नहीं। आजकल जो नई गाइडलाइंस है उसमें ये पानी अलाउ कर देते हैं 2 घंटे पहले तक, कि क्लियर वाटर है तो वो 2 घंटे पहले भी लिया हुआ तो वो नहीं। ऑपरेशन के बाद में अगेन वही स्थिति होती है कि जब तक मरीज पूरी तरह से होश में नहीं हो, तब तक उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं हो, तो उसको 4 घंटे से 6 घंटे हम कुछ खाने पीने को नहीं देते हैं। लेकिन इस दौरान उसको जो सलाइन या ग्लूकोज की बोतल दी जाती है, उससे उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। सर, ये आप लोगों की भूमिका सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही है या आईसीयू में भी है, या इंटेंसिव केयर यूनिट में और क्रिटिकल केयर यूनिट में और पेन क्लिनिक में भी है? अब एनेस्थेटिस्ट की भूमिका ऑपरेशन थिएटर में तो है ही, वो महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट में, आईसीयू में है ही, क्योंकि जो एयरवे मैनेजमेंट जो एनेस्थेटिस्ट को जितना आता है, प्लस वेंटिलेटरी सपोर्ट उसमें है ही, प्लस चूँकि वो नर्व ब्लॉक करता है और ये जितने भी तरह के नर्व ब्लॉक रहते हैं, तो उस हिसाब से पेन क्लिनिक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो वेरियस नर्व ब्लॉक लगा के जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो यहाँ क्रॉनिक पेन वाले पेशेंट हैं, उनको उस दर्द से छुटकारा दिला सके। एवं ये जो है अपना ये अपन ने कोविड में देख ही लिया है। कोविड में आईसीयू में एनेस्थेटिस्ट ने
पूरी की है और सारे मरीजों को संभाला है। तो कोविड में इस फ्रंट लाइन वॉरियर एनेस्थेटिस्ट उभर के आएंगे। सर ये जो आजकल एक चलता है कि बहुत नए नए बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, यंग लड़कों को हार्ट अटैक आता है, अचानक आ जाता है, तो कहा जाता है कि भाई तुरंत सीपीआर देना हाँ चाहिए। जी। तो ये सीपीआर भी क्या आपका ही विषय है? हाँ, जो कि ये सीपीआर वाला पार्ट है, मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाए या किसी भी उसमें होगा तो सीपीआर दिया जाता है। तो चूंकि एनेस्थेटिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैंगे, एयरवे में, ब्रीदिंग में और सर्कुलेशन में, तो ये ट्रेनिंग भी हम लोगों द्वारा दी जाती है। और इसमें हमारा जो इंडियन रिससिटेशन काउंसिल है, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, और जो ले पर्सन है और स्कूल चिल्ड्रन है उनको हम COLS कोल्स की ट्रेनिंग देते हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, एयरवे और ब्रीदिंग की वजह से कई बार क्या उसको प्राइमरी भी नहीं मिल पाता है। तो ये वाली जो CPR की ट्रेनिंग है, जो कोल्स की ट्रेनिंग है, ये एनेस्थेटिस्ट द्वारा दी जाती है। सर ये जो हम कहते हैं कि एनेस्थीसिया में कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं? जैसे आपने कहा पहले ईथर, हाँ। एक हम फिल्मी लोग क्लोरोफार्म का बहुत जिक्र करते थे, वो क्लोरोफार्म का रुमाल विलेन लेके आता था और हीरो या हीरोइन के मुंह पे रख देता था और लोग बेहोश हो जाते थे। तो क्या अभी भी वही क्लोरोफार्म दिया जाता है? क्या दिया जाता है? मेरा 35 साल से मैं इसमें एनेस्थीसिया के उसमें हूँ, क्लोरोफार्म मैंने देखा भी नहीं है। हम लोगों ने जब हमारी MD की ट्रेनिंग चालू की थी, जब ईथर और ट्राइलिन द्वारा एनेस्थीसिया दिया जाता था, पर इसके अलावा इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है, और आज की डेट में तो ईथर भी यूज़ नहीं करते, ट्राइलिन भी यूज़ नहीं करते हैं। आज हमारे पास मॉडर्न इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है सिवोफ्लोरेन और डेस्फ्लोरेन, जो कि बहुत सेफ हैं, और उनके द्वारा मरीज इमीडिएटली एनेस्थीसिया भी इंड्यूस हो जाता है और इमीडिएटली रिकवर भी किया आप जाता है। लोग गिनती गिनवाते हैं, हाँ, उल्टी गिनती गिनवाते हैं, 10, 9, 8, और वो आदमी 4-5 तक तो आना क्या 5-6 तक ही नहीं आ पाता और चला जाता है, बेहोश हो जाता है। और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में हमारे पास प्रोपोफाल है, पहले हम थायोपेंटोन यूज करते थे। तो ये क्लोरोफार्म क्या है? क्लोरोफार्म भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, जिसको जब मास्क के द्वारा एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप टपका के। लेकिन क्लोरोफार्म और ईथर अब ऑब्सोलीट हो गए, आज के डेट में यूज नहीं होते हैं। तो ये जो ड्रग हैं दोनों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सिवोफ्लोरेन और डेस्फ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन, आज की डेट में हम ये 3 ड्रग यूज करते हैं, आइसोफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन और डेस्फ्लोरेन, ये सेफ हैं। कभी साहब ऐसा हुआ कि चलते चलते ऑपरेशन में किसी को होश आ गया हो? कभी आपके 35 साल के अनुभव में ऐसा कुछ हुआ हो कि ऑपरेशन चल ही रहा है, डोज कम हो गया हो इस वजह से कि भाई ये वृद्ध है, इसकी अच्छी कंडीशन नहीं, थोड़ा डोज कम दिया जाओ, चलते ऑपरेशन में उसमें होश आने लगा? नहीं, इस तरह का नहीं, ये पूरी मॉनिटरिंग की जाती है उसमें, और उसको एडेक्वेट एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि बीच में वो खड़ा हो जाए, उसका होश आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या कितने घंटे ऑपरेशन की कितनी देर बाद उसको होश आ जाना चाहिए? नहीं, इसमें क्या होता है, किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली तो आज की डेट में हम जो बैलेंस एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें मसल रिलैक्सेंट और नारकोटिक उसका कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वो इमीडिएटली 5 से 10 मिनट में होश में आ जाता है। नींद का इंजेक्शन अलग है? हाँ, नींद के इंजेक्शन अलग रहते हैं, उससे थोड़ा ड्राउजीनेस रहती है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि एनेस्थीसिया के इफेक्ट से वापस आ गया, और उस टाइम पे फिर हमको उसको दर्द के भी इंजेक्शन देने रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा ड्राउजीनेस रह सकती है, पर एनेस्थीसिया के इफेक्ट से वो आउट रहता है। नींद का इंजेक्शन अलग है? हाँ जी, और एनेस्थीसिया अलग है। जी। लेकिन ये देखा मैंने कि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट जो होता है वो होश में तो आ जाता है, लेकिन उस दिन तो वो सोता ही सोता रहता है। हाँ, वो जो भी दवाइयाँ उसको दी गई होती हैं ऑपरेशन के दौरान, पेन क्लियर या एनेस्थीसिया के लिए, उनका कुछ रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है कि उसके। चूंकि अक्सर हर चीज का साइड इफेक्ट होता है जी, और खासकर ड्रग्स का तो साइड इफेक्ट होता ही है, मतलब खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी कोई ड्रग्स नहीं इसका साइड इफेक्ट ना हो। तो ये जो आप 2 ड्रग्स 3 ड्रग्स जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, इनकी साइड इफेक्ट वही कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं, लेकिन उसका बाकायदा इलाज किया जाता है। किस तरह के शरीर को क्या मेजर नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे ये है, डायबिटिक है मान लीजिए कोई आदमी, कुछ एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं जिनसे ब्लड शुगर बढ़ती है, लाइक केटामीन, जो एक केटामीन हमारे वो होती है, प्लस पहले ईथर और क्लोरोफार्म थे जिनसे ब्लड शुगर बढ़ती थी, लेकिन ईथर और क्लोरोफार्म तो आज की डेट में हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसे मरीज रहते हैं उनमें हम फिर
जिसका साइड इफेक्ट रहता है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो जो आपकी सोसाइटी है, जी। जो आपके 200 सवा 200 इंदौर में एनेस्थेसिस्ट हैं, जी। तो ये सोसाइटी लोगों का अवेयरनेस के लिए, या चूंकि आज वर्ल्ड एनेस्थेसिस्ट डे है, कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम कुछ आयोजन करते हैं आप लोग? जी हाँ, हमारा पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम तो हमारे पूरे साल भर चलते रहते हैं। उसमें स्पेशली किस तरह का awareness? जो ये सीपीआर का रहता है, जो सीपीआर की ट्रेनिंग देने का, ये तो हमारा ट्रेनिंग चलते ही रहता है। और 16 अक्टूबर को हम या तो रैली निकाल के या और जो भी मीडिया हैं उनके द्वारा अवेयरनेस वो करते हैं रिगार्डिंग एनेस्थीसिया। एक आम आदमी ये भी कहता है सर कि ऑपरेशन तो सर्जन साहब को करना था 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन वो डॉक्टर साहब आए तो उन्हें जरा सी देर बेहोश किया और कर गया, और फीस उनकी भी मोटी उतनी बराबर की फीस ले ली उन्होंने। तो क्या एनेस्थीसिया की फीस ज़्यादा लगती है लोगों को? नहीं, एनेस्थीसिया की फीस जो अभी वो है उसमें तो है, पर एनेस्थीसिया की फीस भी रोल एनेस्थीसिया का इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो इक्वल फीस होनी चाहिए। आज की डेट में इक्वल फीस नहीं है, लेकिन फीस ज़्यादा नहीं है, सर्जन से तो कम ही है आज की डेट में, है ना। तो लेकिन सर्जन वो भी ज़्यादा लग रही है पेशेंट को, तो क्यों? पेशेंट का कहना है कि भाई आपने एक इंजेक्शन लगा के बेहोश करना है, होश में तो अपने आप ही आ जाएगा। नहीं, इसमें एनेस्थेटिस्ट की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उसको होश में भी लाने की। मैंने पहले भी बताया है कि जितना इम्पोर्टेंट रोल सर्जन का है उतना ही एनेस्थेटिस्ट का है, उसको जिंदा रखने का। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोरा। बेहोशी के बारे में, निश्चेतना के बारे में, एनेस्थीसिया के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर अरोरा कि जितना महत्वपूर्ण सर्जन है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण एनेस्थेसिस्ट है, जो आपको बेहोश करता है। और बेहोशी के दौरान जब आपको अपना होश नहीं रहता, तब वो पूरा आपका होश रखता है, पूरा ध्यान रखता है, और आपको होश में लाने के बाद भी वो आपकी चिंता करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनेस्थेसिया को भी जानें और उनसे ऑपरेशन के पहले मिलें, उन्हें अपने बारे में बताएं, उनके बारे में जानें। क्योंकि जिस तरह से आप एक सर्जन को चुनते हैं कि मेरा ऑपरेशन फलाने साहब ही करेंगे, उसी तरह आपको ये भी अधिकार है कि आप अपने पसंद का एनेस्थेसिया चुनें और देखें, और उनसे बात करके अपने बारे में बताकर जो है वो बेहोश हों। क्योंकि जब आप बेहोश होते हैं तो सच में आपको कुछ भी होश नहीं रहता है, और ये बहुत ही रिस्की हो सकता है अगर आप कमज़ोर हाथों में हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एनेस्थेसिया बहुत ही अनुभवी, बहुत ही जानकार और वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। देखते रहिए DGNA न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।